हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अच्छा यानी क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 12 क्लास का वीवी क्वेश्चन। इसमें 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे और अगले वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो 2022 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम गारंटी है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम का नियम होता है जो इन्हें दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में चार्ल्स डी कूलाम ने कुछ नियम दिया, जिनके अनुसार दो आवेशों पर लगने वाला बल, देखिए ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। तो इस पर लगने वाले बल के बारे में चार्ल्स डी कूलाम ने बताया और इसका दूरी r है। तो देखिए, पहला जो कर रहा है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 हो, तो देखिए दोनों आवेश Q1 और Q2 है तो किसके समान होता है, तो F ये है, F के समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2। तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए, फिर 2 नंबर में कह रहा है दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दोनों आवेश के बीच की दूरी r हो तो लगने वाला बल, देखिए इनकी दूरी क्या है, r है और इसका बल F है। तो व्युत्क्रमानुपाती इसका उल्टा 1/r² होगा। तो अब देखिए, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो फिर लिखेंगे अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से। देखिए, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड F है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, Q1 इंटू Q2 रहेगा पहले, फिर बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर r² हो जाएगा। देखिए, जब समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आता है, इसमें k नियतांक रख दिए तो F इक्वल क्या हो गया, k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। फिर देखिए यहाँ पर F इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू में k का मान रखेंगे 1/4πε0 और Q1 इंटू Q2/r², ऐसा ही रहेगा। देखिए, जहाँ k इक्वल टू 1/4πε0 हो गया। अब देखिए, या F इक्वल टू 1/4πε0 का मान रखेंगे 9 गुने 10 के पावर 9 इंटू में Q1 इंटू Q2/r²। देखिए, जहाँ 1/4πε0 का मान 9 गुने 10 के पावर 9 रखे हैं। देखिए, इसका फार्मूला क्या निकल कर आया, F इक्वल टू 1/4, सही नहीं उग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आया है, देखिए इसको मिट काट दे। देखिए यहाँ पर क्या आया है, इसलिए F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r², यही इसका फार्मूला आया कूलाम का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फार्मूला, जो एक नंबरिया में भी पूछे जाएंगे, तो इसको याद रखना। और इसका मान क्या होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, तो इसको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन होगा वो है विद्युत क्षेत्र। देखिए, इसे अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसमें लिखेंगे किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक उसको आकर्षण या विकर्षण बना रहा है, तो वह उस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए, इसमें आवेश चारों तरफ का वह क्षेत्र, जो आवेश होता है उससे चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तो उसको आकर्षण या विकर्षण बना रहा है, तो उसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 3 नंबर देखिए, इसमें कह रहे हैं विद्युतीय तीव्रता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विद्युतीय तीव्रता। देखिए, लिखेंगे प्रति इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर जो बल लगता है उसे विद्युतीय तीव्रता कहते हैं।
इसे ई से सूचित करते हैं, अर्थात वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ बटा क्यू इसका फार्मूला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फार्मूला। यह एक क्या है, सदिश राशि है। इस ऐसे ही मात्रक न्यूटन कूलम इन्वर्स होता है। देखिए ये क्या है, क्यू आवेश और ये एफ बल है और ई विद्युत तीव्रता है। इसमें लिखेंगे क्यू आवेश जो है, तो धन इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो एफ इक्वल टू बल लगता है उसे विद्युत तीव्रता कहते हैं। ये फार्मूला से याद हो जाएगा। तो चलिए इसका व्यंजक देख लेते हैं। ये देखिए, ये कोई विद्युतीय क्षेत्र है ना, ये क्यू आवेश है, ये प्लस और ये माइनस है। देखिए व्यंजक में लिखेंगे, माना कि प्लस क्यू आवेश एक परीक्षण आवेश है जिसके क्यू आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर एफ बल लगता है। तो इसमें एफ बल लगता है, तो अब कूलम्ब के नियम से लिखेंगे एफ इक्वल टू 1/4πε0। इसमें क्या है, बड़ा क्यू है आवेश एक और एक छोटा क्यू है, बटे में r² होगा। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ई वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर एफ बटा क्यू। तो ई इक्वल टू एफ का मान इतना रखेंगे, तो 1/4πε0 गुने क्यू इंटू क्यू बटा r² इतना हो गया। फिर पूरे का बटे क्यू हो गया। तो ये देखिए, ये क्यू से ये क्यू कट गया, तो क्या बचा, देखिए 1/4πε0 गुने में क्यू बड़ा, फिर बटे में r² बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 1/4πε0 गुने क्यू बटा r²। इसका फार्मूला यही आया। देखिए यही विद्युतीय तीव्रता का फार्मूला है, तो इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। जो 4 नंबर क्वेश्चन होगा वह है गॉस का प्रमेय। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। गॉस का प्रमेय, गॉस ऑफ लॉ। इसमें लिखेंगे, किसी भी बंद तल से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उसके अंदर स्थित आवेश के यह बटा एप्सिलॉन 0 गुना के बराबर है। देखिए कोई भी बंद तल है उस ये बंद तल है, उसे जो गुजरने वाला विद्युतीय जो फ्लक्स होता है उसमें स्थित होता है क्या, 1/ε0 उसके बराबर होता है। तो फाई चलो क्या, इसमें क्या रहेगा, फाई रहेगा इसकी स्थित, फाई चलो क्यू बटा ε0। इसमें लिखेंगे, ये देखिए इसका ये चित्र है पेन। देखिए इसका व्यंजक में लिखेंगे, माना कि ये माना है, यहाँ पर माना लिखिएगा। देखिए ये माना कि ये एक बंद तल है। ये क्या है, एक बंद तल है जिसके अल भाग का क्षेत्रफल dx है। इसका अल भाग का क्षेत्रफल क्या है, dx है। यहाँ विद्युत तीव्रता E है, यहाँ विद्युत तीव्रता क्या है, यहाँ पर E है, जिसका घटक E cos थीटा है। इसका घटक क्या है, E cos थीटा यहाँ पर है, जो विद्युत फ्लक्स में भाग लेगा, यही विद्युत इसमें भाग लेगा। तो इसमें हम लिखेंगे विद्युत तीव्रता का मान क्या होगा, d फाई इक्वल टू E cos थीटा होगा, क्योंकि यही इसमें भाग लेगा। फिर d फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4πε0 क्यू बटा r², क्योंकि हम जानते हैं इसका E का फार्मूला, विद्युत तीव्रता फार्मूला। यहाँ पर देखिए cos थीटा क्या लिखेंगे, cos थीटा dx लिखेंगे, क्योंकि अल भाग का क्षेत्रफल क्या है, dx है। अब देखिए d फाई चलो क्या होगा, क्यू बटा 4πε0, क्योंकि ये क्यू यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा dx बटा r² हो गया, ये यहाँ पर आ गया। तब देखिए चूँकि cos थीटा dx बटा r² चलो क्या होता है, d ओमेगा, सॉरी। देखिए d फाई चलो क्या होगा, क्यू बटा 4πε0, यहाँ पर d ओमेगा हो गया, क्योंकि इसका मान हमें पता है। अब देखिए लिखेंगे, फिर दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब समाकलन क्या होता है, देखिए ऐसा चिन्ह होगा है समाकलन का। यहाँ पर समाकलन d फाई चलो क्या होगा, क्यू बटा 4πε0, समाकलन इसका होगा। तो देखिए डी डब्ल्यू का समाकलन होगा, तो सिर्फ डब्ल्यू बचेगा। यहाँ पर देखिए फाई चलो, फिर यहाँ पर सिर्फ फाई बचा, यहाँ पर 4πε0 इंटू में रहेगा, फिर डब्ल्यू हो गया। जहाँ पर लिखेंगे फिर डब्ल्यू चलो क्या होता है, 4π, इसका मान पहले से मालूम है। देखिए अब फाई चलो क्या होगा, क्यू बटा 4πε0 गुने में 4π, इसका मान होता है, तो ये 4π से ये 4π कट गया, तो क्या बचा, देखिए क्यू बटा ε0 बचा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए क्यू फाई इक्वल टू क्यू इन बटा ε0,
इसका मान निकल कर आ गया गॉस प्रमेय का। तो देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ जाते हैं फार्मूला। दोस्तों ये भी बहुत बारीकी से समझे। चलिए अगले क्वेश्चन पर 5 नंबर। देखिए हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन होगा वह है विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युतीय बल रेखाएं। देखिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युतीय बल रेखाएं। देखिए ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। जब यहाँ से प्लस से आवेश निकलती हैं तो यहाँ पर माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। कई रेखाएं निकली है और यहाँ पर समाप्त हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये निकली है तो यहाँ पर समाप्त हो गई है यहाँ से आके, तो प्लस से निकलती है और माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखा है जिन पर एक स्वतंत्र धन आवेश निर्भर करता है। इस पर सिर्फ धन आवेश निर्भर करता है। तो ये बहुत ही सिंपल परिभाषा था। अब देखिए इसका गुण पूछेगा तो गुण में लिखेंगे एक पहला नंबर में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश के निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं या प्रवेश कर जाती हैं। अब 2 नंबर में लिखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। देखिए ये जब रेखाएं खींची गई हैं तो ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये भी लिख देंगे। अब 3 नंबर में लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत तीव्रता की दिशा बताती है। इसमें क्या दिशा बताती है, क्योंकि ये प्लस से निकलती हैं और माइनस समाप्त हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये दिशा बता रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही लिखेंगे, उसका बहुत काफ़ी है। अब देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है विद्युतीय फ्लक्स। देखिए विद्युतीय फ्लक्स किसे कहते हैं पूछेगा, तो इसमें लिखेंगे किसी तल के लंबवत, किसी तल हो गया उसके लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं के समूह को या संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। एक कोई तल हो गया, तो एक तल हो गया उसके लंबवत खींची गई विद्युतीय बल रेखा के समूह को क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे साई, ये क्या है, साई का सिंबल है, तो साई से सूचित करते हैं। देखिए इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होता है। इसका बीमा क्या होता है, ml/Q T इनवर्स 3 A इनवर्स। यही इसका मात्रा भी महत्वपूर्ण है और बीमा भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 7 नंबर। देखिए हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए जो 7 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है किसी आवेशित बेलन के बाहर विद्युतीय तीव्रता का मान। देखिए कोई ये बेलन है ना, इसके बाहर ये बेलन है, इसके बाहर ये यहाँ पर क्या निकालना है, विद्युतीय तीव्रता का मान निकालना है। तो देखिए इसका लंबाई L मान लिए और इसका S मान लिए। देखिए इसका त्रिज्या R हो गया, ये बार बेलन का इसका मान निकालना है। देखिए लिखेंगे इसमें माना कि S क्या है, एक बेलन है, छोटे वाले को बेलन मानेंगे। इसका है बेलन है जिसकी लंबाई L है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। फिर लिखेंगे बेलन से R दूरी पर स्थित बिंदु P यहाँ पर है, बिंदु P पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। यहाँ पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। तब लिखेंगे हम जानते हैं कि गॉस प्रमेय से Q=Q/ε0 होता है, क्योंकि बंद तल का फॉर्मूला यही होता है, तो ये भी बंद तल है। फिर लिखेंगे Q=EA, ये भी एक फार्मूला होता है, उसको भी लिख लिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, थी जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर कर लेंगे। तो ये दोनों बराबर हैं तो इसको बराबर कर लेंगे, Q=0, इसको पहले लिखेंगे EA=Q/ε0। देखिए अब ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है, तो इस बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा 2πRL। तो ये का इसका मान रख लिए 2πRL। फिर इक्वल टू में Q हम जानते हैं कि λ=Q/R, तो यहाँ पर Q का मान निकालेंगे तो क्या होगा λL। तो Q का मान रखिए λL/ε0। फिर यहाँ पर लिखेंगे E=, ये देखिए ये क्या है, गुना में है, तो यहाँ पर भाग में आ गया 1/2πε0, ये
एल से ये एल कट गया है तो क्या बचा लेमडा बटा आर बचा। अब देखिए यहाँ या लिखेंगे ई इक्वल टू 1/4 2 लेमडा बटा आर लिखेंगे तो यही इसका ये दोनों फार्मूला बनेगा। बस ज़्यादा यही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर देखिए 8 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा, वो कह रहा है विद्युतीय विभव। देखिए विद्युतीय विभव है, इसमें लिखेंगे इकाई आवेश या धन आवेश को अंत से किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने पर जो कार्य किया जाता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भी से सूचित करते हैं। अर्थात भी चलो क्या होगा डब्ल्यू बटा क्यू, जहाँ पर क्यू क्या होगा आवेश, डब्ल्यू क्या होगा कार्य, भी क्या होगा विभव। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला से क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका परिभाषा क्यू है। क्यू आवेश को अंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर जो डब्ल्यू इक्वल टू कार्य करना पड़ता है उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। ये फॉर्मूले से ही याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। इसका सही मात्रा जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल था, छोटा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर 9 नंबर देखिए। 9 नंबर कह रहा है विभवांतर। देखिए यहाँ पर भी वैसा ही लिखेंगे। देखिए लिखेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न की नहीं दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। अर्थात भी इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। यह एक क्या है, अदिश राशि है और इसे सही मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। यह भी बहुत सिंपल था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10 नंबर होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, विद्युतीय द्विध्रुव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछेगा ही ये। देखिए इसमें पहले ये क्या है, पहले एक रेखा खींचेंगे। देखिए ये रेखा है ना, ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्या है पी है। तो देखिए इस यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगा, एल होगा, और यहाँ से यहाँ बीच की दूरी एल होगा। अब पूरे का बीच की दूरी 2l होगा। तो इसमें लिखेंगे दो समान परिणाम वाले आवेश। देखिए दो समान है परिणाम वाले आवेश जिनकी बीच दूरी क्या है 2l हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। ये बहुत ही सिंपल था। देखिए इसको मिटा कर देखते हैं। देखिए ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है माइनस क्यू आवेश है। तो दोनों समान क्या है परिणाम है। तो इसमें यही लिखेंगे कि दो समान परिणाम वाले आवेश जिसकी बीच दूरी क्या है 2l हो, उसके द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा 11 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा द्विध्रुव आघूर्ण। यह भी महत्वपूर्ण है। वैसा ही चित्र बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इसको 2l लिखें या a लिखें, लिखेंगे इसमें द्विध्रुव के किसी आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए ये द्विध्रुव की नहीं आवेश, ये कोई भी आवेश होगा, ये होगा या ये होगा, कोई आवेश होगा, और इनकी बीच दूरी क्या है 2l है। तो उनके गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर पी चलो क्या होगा q इंटू 2l या QA। यहाँ पर क्या है इंटू है तो क्या होगा गुना होगा। तो ये भी इसका फार्मूला बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे यह एक सदिश राशि होगा, इसका सही मात्रक कूलाम मीटर होगा। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई बार ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 12 नंबर होगा। ये क्या पूछ कर रहा है, समविभवी तल या समविभव पृष्ठ। देखिए लिखेंगे किसी चालक या तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो यह समविभवी तल कहलाता है। देखिए समविभवी तल के धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। देखिए समविभवी का मतलब क्या है, समान। तो क्या समान, तो विभव का मान समान हो, क्या विभव समान हो उसे क्या कहते हैं समविभवी तल। बहुत सिंपल था।
क्वेश्चन से नाम से ही आप पहचानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। पेन सेलेक्ट हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो वह होगा किसी आवेशित चालक की धारिता या किसी आवेशित धारिता की परिभाषा दे, ये भी पूछ सकेगा। लिखेंगे यहाँ पर जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो इसका विभव बढ़ता है, अर्थात आवेश के समानुपाती होता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो क्यू इसका विभव बढ़ता है तो समानुपाती होगा भी के, तो क्यू समानुपाती भी। यहाँ पर एक नियतांक धरेंगे सी जिसे धारिता कहेंगे। सी का मान निकालेंगे क्या होगा, क्यू बटा भी होगा। यहाँ पर धारिता सी का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, सी भी इन्वर्स। यहाँ पर सी का मतलब कूलाम, भी वोल्ट इन्वर्स या 1 फैराडे होता है। तो ये बहुत सिंपल था, आप समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधारित्र। ये भी महत्वपूर्ण है। लिखिए, लिखेंगे इसमें वह प्रबंध जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता बढ़ा दी जाए। देखिए कोई चालक है, उसके आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता बढ़ा दी जाए, उससे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संग्राहक पट्टिका या प्लेट। तो यहाँ पर देखिए ये प्लेट है ना, यहाँ पर क्या दिए, प्लस आवेश दिए हैं, तो इसे क्या कहेंगे, संग्राहक पट्टिका। इसमें लिखेंगे वह प्लेट जिस पर प्लस या धन आवेश दिया जाता है या आवेश का संग्रह करता है, उसे संग्राहक प्लेट कहते हैं। अब दूसरा क्या है, संघनक प्लेट या पट्टिका। यहाँ पर देखिए ये भी प्लेट है, यहाँ पर ये माइनस आवेश दिए गए हैं। तो लिखेंगे इसमें वह प्लेट जिसको पृथ्वी से भूगृहित किया जाता है उसे संघनक प्लेट कहते हैं। देखिए ये माइनस आवेश है तो इसको पृथ्वी से यहाँ पर भूगृहित किए गए हैं, तो क्या होगा, ये संघनक प्लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, संधारित्र की धारिता। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए संधारित्र किसे कहते हैं, बताइए। संधारित्र की धारिता है ये। लिखेंगे इसमें किसी संधारित्र के विरुद्ध धारिता संख्यात्मक रूप से आवेश का वह परिमाण है जिसे संग्राहक प्लेट पर देने पर संग्राहक और संग्राहक प्लेट के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है, तो इसे क्या कहेंगे, संधारित्र की धारिता कहेंगे। अर्थात सी चलो क्या होगा, क्यू बटा भी। बहुत सिंपल था, तो आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपेक्षिक परावैद्युकता। इसमें लिखेंगे यदि पट्टिकाओं के बीच हवा या निर्वात, देखिए हवा या निर्वात इसी परावैद्युत एप्सिलॉन 0 होगा ये। फिर लिखेंगे रहने पर किसी संधारित्र की धारिता C0 और यदि पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम का धारिता C हो तो क्या होगा, देखिए C बटा C0 इक्वल टू में C बटा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू में ER होगा। तो जहाँ पर देखिए ER क्या होगा, एक नियतांक होगा जिसे अपेक्षित परावैद्युकता या विशिष्ट परावैद्युकता कहते हैं। तो इसे ही ER को अपेक्षित परावैद्युकता कहते हैं। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, पृष्ठ घनत्व। लिखेंगे इसमें किसी आवेशित चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिणाम को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, ये क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए होगा। तो जहाँ पर हम जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तो क्यू का मान क्या धरेंगे, सी भी धरेंगे। देखिए यहाँ पर सी का मान पहले से मालूम है, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 12R होता है। तो सी का मान धर दिए हैं, फिर इंटू में भी रहेगा पहले से है। तो अब फिर ए का मान होता है, देखिए जो ए का मान होता है पृष्ठीय घनत्व का, तो 4 पाई R² होता है। तो देखिए इससे ये कट गया, 4 पाई से 4 कट गया, ये R² से
ये आर कट गया तो क्या बचा, देखिए एप्सिलॉन 0 भी बचा। देखिए क्या बचा, क्या बचा, देखिए क्या बचा, सिग्मा इक्वल टू क्या बचा, एप्सिलॉन 0 भी बटा आर बचा। यहाँ पर यही बचा, तो यही इसका सूत्र हो जाएगा। इसको याद रखना, इस सूत्र को ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है और इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा परावैद्युत पदार्थ। देखिए जितने भी अचालक पदार्थ होते हैं उसे परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए अचालक पदार्थ जिससे आवेश ना गुजर जाए उसे अचालक कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ, इसमें लिखेंगे वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश अलग अलग छोर पर हो, तो उसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये इसमें धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग जगह पर होना चाहिए, अलग अलग छोर पर होना चाहिए, तो उसे ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ। इसमें लिखेंगे वैसा परावैद्युत पदार्थ जिसमें धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव संपाती हो, उसे क्या कहेंगे, अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कह दें, मतलब समान हो, उसे अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत धारा, देखिए ये महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा, इसमें लिखेंगे आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात आई चलो क्या होता है, Q बटा T। इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। बहुत सिंपल था, बहुत छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ओम का नियम, 20 नंबर क्वेश्चन है ओम का नियम। ये महत्वपूर्ण है। इसमें लिखेंगे देखिए किसी निश्चित ताप पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच विभवांतर समानुपाती होता है। तो क्या विभवांतर समानुपाती होते हैं, क्या धारा समानुपाती होते हैं, तो भी चलो क्या होगा, आई भी समानुपाती आई होगा, तो इसलिए भी इक्वल टू आई आर। आर क्या है, एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही सिंपल था, बारीकी समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा प्रतिरोध। देखिए कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए इसको आज पढ़ते हैं। देखिए लिखेंगे किसी तार का वह गुण जिसके कारण वो अपने से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। तो अपने से प्रवाहित धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहेंगे। इसे आर से सूचित करते हैं। तो ओम के नियम से क्या होता है, आर इक्वल टू भी बटा आई होगा। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, भी बटा ए। तो ये भी ये इन्वर्स में हो जाएगा, या एक ओम होता है। ये भी महत्वपूर्ण है। बहुत सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन पर प्रतिरोधकता, ये भी महत्वपूर्ण है। अपने आप में सब महत्वपूर्ण है। देखिए प्रतिरोधकता, इसमें लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, तो क्या करते हैं, देखिए पहला नंबर में देखेंगे तार के लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए तार क्या है, आर इक्वल टू समानुपाती एल, लंबाई क्या है एल, समीकरण 1 मानेंगे। फिर 2 नंबर में कह रहा है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आर समानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो 1 बटा ए हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। फिर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, देखिए देख लेते हैं। तो समीकरण आर चल तो क्या होगा, क्या होता है, देखिए 1 बटा ए। तो आर इक्वल टू ये क्या होगा, नियत, जब ये समानुपाती होगा तो एक नियतांक होगा, तो इसको कहेंगे रो कहेंगे। तो रो इंटू में ये क्या है, एल होगा, एल बटा ए, क्योंकि तार की लंबाई है। तो जहाँ पर रो इक्वल टू क्या होगा, एक नियतांक है जिससे प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो इक्वल टू क्या होगा, जब रो का मान निकालेंगे तो आर ए बटा एल हो जाएगा। इसका फॉर्मूला यहीं आया, इसका फॉर्मूला यहीं आया। देखिए इसे ऐसे मात्रा क्या है, देखिए इस ऐसे मात्रा क्या है, रो इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर बटा मीटर होगा।
तो ये एम से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर बचा ना। तो रो चलो क्या होगा, ओम मीटर। इसका क्या हो गया, ऐसे मात्रा हो गया रो इक्वल टू ओम मीटर प्रतिरोधकता का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर लिखेंगे। इसमें कई सारे क्वेश्चन है। चालक हैं, विद्युतरोधी हैं जिसे इसको चालक कहते हैं, अर्धचालक हैं, अति चालक हैं और क्रांति ताप हैं। ये इसमें 5 क्वेश्चन हैं। तो इस पांचों क्वेश्चन को इसमें ही पढ़ेंगे। चलिए चालू करते हैं। देखिए पहला लिखेंगे इसमें चालक। तो चालक क्या है, जो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं, चालक। लिखेंगे इसमें वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कई सारे पदार्थ हैं उसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद्युतरोधी को चालक कहते हैं। इसमें लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा बिल्कुल प्रवाहित ना होती है तो उसे क्या कहेंगे, विद्युतरोधी। जैसे क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो इसे क्या कहेंगे, कुछ चालक कहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अर्धचालक। देखिए पेन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए अर्धचालक होगा तो इसमें लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनकी चालकता चाल तथा कुचालक के बीच हो उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे इनकी चालक क्या होना चाहिए, चालक और कुचालक के बीच ही होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक। जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, इसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है। नेक्स्ट होगा अति चालक। देखिए इसमें लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनका प्रतिरोध का मान एक निश्चित ताप पर शून्य होना चाहिए, जिसका प्रतिरोध निश्चित ताप पर शून्य होना चाहिए उसे क्या कहेंगे, अति चालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्रांति ताप। देखिए उसमें लिखेंगे वह ताप जिस पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हो जाए उसे क्रांति ताप कहते हैं। बहुत सिंपल था ये सब परिभाषा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा वह होगा अनुगमन वेग या सम्मोहन वेग। इसमें लिखेंगे किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन सभी संभव दिशा में गति करते हैं, लेकिन जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो इस स्थिति में वे एक दूसरे से समानुपाती होता है और अपनी गतिज ऊर्जा खो देते हैं। देखिए जब गतिज ऊर्जा खो देते हैं तो इस वेग को सम्मोहन वेग कहते हैं या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से सूचित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा तो इसको अच्छे से याद करना। दोस्तों इसका PDF लेने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर गतिशीलता। देखिए किसी चालक के दोनों सिरों के इकाई विद्युत क्षेत्र अर्पित करने पर इलेक्ट्रॉन में सम्मोहन वेग उत्पन्न होता है, उसे गतिशीलता कहते हैं। ये देखिए कोई चालक है, ये इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन अर्पित होगा तो इसे और सम्मोहन वेग उत्पन्न होगा तो इसे क्या कहेंगे, गतिशीलता कहेंगे। तो अर्थात गतिशीलता म्यू इक्वल क्या होगा, VD/E। इसका ऐसा ही मात्रक m स्क्वायर बटा वोल्ट सेकेंड या m² वोल्ट इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स होता है। इसका बीमा होगा m इन्वर्स L0 T² ये होगा। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25 नंबर। देखिए विद्युत वाहक बल को बताना है। इसमें लिखेंगे किसी आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए ये चलो क्या होता है, W/Q। ये Q क्या है, आवेश है, और W क्या है, कार्य है। तो Q आवेश को ले जाने में जो कार्य W
लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए ये कोई आवेश है, ये इस सिरे से ले जाने में जो कार्य लगता है W, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल हो गया और ये विभवांतर हो गया। देखिए इसमें लिखेंगे विद्युत वाहक बल में पहला नंबर यह सेल से संबंधित होता है और विभवांतर में लिखेंगे यह परिपथ से संबंधित होता है। 2 नंबर में लिखेंगे बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल विभवांतर से अधिक होता है, लेकिन जब इसमें लिखेंगे तो लिखेंगे बंद परिपथ में विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है। 3 नंबर में लिखेंगे विद्युत वाहक बल नियत होता है और इसमें लिखेंगे विद्युत वाहक बल नियत नहीं होता है, इसमें विभवांतर नियत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपवर्तनांक। देखिए अपवर्तनांक को लिखेंगे हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू या एन से सूचित करते हैं। अर्थात अपवर्तनांक इक्वल क्या होगा, देखिए हवा में प्रकाश की चाल बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होगा। तो ये हवा में प्रकाश की चाल बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहते हैं। बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रांतिक कोण। देखिए ये माध्यम हो गया, जब ये गया तो इधर घूम गया, जब ये गया तो इधर घूम गया, जब यहाँ पर ये गया तो ये 90 डिग्री पर घूम गया। इसे क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। इसमें लिखेंगे आपतन का वह कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से सूचित करते हैं। तो बहुत ही सिंपल था। ये जल में से गया और जल है और 90 डिग्री पर मुड़ गया, तो इसका कहेंगे क्रांतिक कोण कहेंगे। और जब ये इसमें से गया और इसमें ही लौट आता है तो क्या कहेंगे, इसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण से अपवर्तित कराते हैं तो प्रकाश की दूसरे माध्यम में जाने के बजाय अपने ही माध्यम में लौट आती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, लौटने की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। देखिए जब माध्यम हो गया, ये देखिए कोई माध्यम हो गया, जब प्रकाश गई और यहाँ से अपने ही माध्यम लौट आई तो इसे क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। अब इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की विशेषता को देखिए। विशेषता पूछेगा तो विशेषता लिख देंगे 2 गो। तो पहला है प्रकाश को साधारण माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो 2 में लिखेंगे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए तारे क्यों टिमटिम में आते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी चांस है। देखिए इसमें लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल होता है। ये सब लोग जानते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, जिसके कारण आकाश में गर्म तथा ठंडी हवाएं बहती रहती हैं। देखिए आकाश में गर्म और ठंडी हवाएं बहती रहती हैं, जिसमें प्रकाश सघन की अपेक्षा विरल में अधिक होती है। जो प्रकाश होती है सघन की अपेक्षा प्रकाश में अधिक होला। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे, तारे का टिमटिमाना। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुष। इसे इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। लिखेंगे इसमें कभी कभी वर्षा के दिनों में दर्शक को किसी पीठ सूर्य की ओर होती है तो 7 रंग की एक पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, इसका व्यक्ति इधर मुँह है, इसके पीठ की ओर एक 7 रंग की पट्टी दिखाई देगा, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और 2 नंबर है द्वितीय इंद्रधनुष। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में लिखेंगे वर्षा की जब प्रकाश की किरण वर्षा की बूंदों पर पड़ती हैं तो यदि 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाई दे तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए इसमें 2 बार
अपवर्तन एक बार पूर्ण अधिपरिवर्तन होता है। 2 नंबर में लिखेंगे द्वितीय इंद्रधनुष में यदि वर्षा की बूंदों में 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण अधिपरिवर्तन हो तो उसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण अधिपरिवर्तन होना चाहिए, इसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। फिर लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके इंद्रधनुष में अंदर वाला भाग प्राथमिक तथा बाहर वाला भाग द्वितीय इंद्रधनुष होता है। देखिए इंद्रधनुष में जो अंदर वाला भाग होता है उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं और जो बाहर वाला भाग होता है उसे द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं। तो द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा प्राथमिक इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है। तो द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो अधिक चमकीला होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गमन करती हैं तो माध्यम में कणों की द्वारा प्रकाश के कुछ किरणें अवशोषित होती हैं तथा कुछ किरणें सभी दिशा में फैल जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। देखिए जब प्रकाश किसी माध्यम में गमन करती हैं तो कुछ किरणें होती हैं अवशोषित हो जाती हैं और कुछ किरणें सभी दिशा में फैल जाती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगाग्र या तरंग पृष्ठ। यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें लिखेंगे समान कला की स्थिति में उत्पन्न ईथर के कणों द्वारा खींचे गए एक काल्पनिक रेखा को तरंगाग्र कहते हैं। ये देखिए कोई समान कला हो गया, ये कण कोई खींचा गया तो ये इसे क्या कहेंगे? ये ईथर कण है तो इसे क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गोलीय तरंगाग्र। लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न परिमित दूरी पर स्थित तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। 2 नंबर में है बेलनाकार तरंगाग्र। इसमें लिखेंगे किसी रेखीय प्रकाश स्रोत से परिमित दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत को बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। तो 3 नंबर में लिखेंगे समतलीय तरंगाग्र। देखिए समान, इसमें लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से अपरिमित दूरी या बहुत अधिक दूरी पर उत्पन्न तरंगाग्र को समतलीय तरंगाग्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल था तीनों, तो इसको याद कर लेना। तो अभी तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का व्यातिकरण, जिसे अंग्रेजी में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। देखेंगे इसमें जब 2 कला समान तरंगें समान या असमान कला स्थिति में छाती हैं तो चमकीला या काला फ्रिंज बनता है या क्षेत्र बनता है। तो प्रकाश इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का व्यातिकरण कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला नंबर लिखेंगे संपोषी व्यातिकरण या रचनात्मक व्यातिकरण होगा। लिखेंगे इसमें 2 कला समान तरंगें समान कला की स्थिति में छाती हैं तो चमकीला फ्रिंज बनता है, तो इसे संपोषी व्यातिकरण कहते हैं। अब विनाशी व्यातिकरण में लिखेंगे 2 कला समान तरंगें असमान कला की स्थिति में छाती हैं तो क्या? काला फ्रिंज बनता है, जिसे विनाशी व्यातिकरण कहते हैं। इसमें चमकीला फ्रिंज और इसमें काला फ्रिंज बनता है, तो इसे क्या कहेंगे? संपोषी और इसके विनाशी। तो बहुत ही सिंपल है था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 36 नंबर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन को लिखना है। लिखेंगे इसमें जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो दूसरे तरफ उसकी छाया बनती है, किंतु यह छाया वास्तविक छाया से थोड़ी छोटी होती है क्योंकि प्रकाश की किरण उसके कोरों से मुड़कर उसकी ज्यामितीय आकृति में प्रवेश कर जाती हैं। तो प्रकाश इस घटना को क्या कहेंगे? विवर्तन कहेंगे। देखिए जब प्रकाश किरण है जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पड़ती हैं तो उसी दूसरी तरफ इसकी छाया बनती हैं। तो यह छाया इस वास्तविक छाया से थोड़ी छोटी होती हैं, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश का विवर्तन। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का ध्रुवण लिखना है। देखिए प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? लिखेंगे पोलराइज कांच से गुजरने से पहले प्रकाश सभी संभव
तल में गति करती हैं, लेकिन इस कांच से गुजरने के बाद प्रकाश एक निश्चित दिशा में गति करती हैं। इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे। तो इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का ध्रुवण कहेंगे। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज बल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए लिखेंगे, जब किसी आवेश पर चुंबकीय बल तथा विद्युतीय बल दोनों लगते हैं तो संयुक्त रूप को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल F इक्वल टू वेक्टर F इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर एफ ई प्लस वेक्टर एफ एम। तो देखिए, जब किसी आवेश पर कोई आवेश हो गया, उस पर विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों लगे तो उसे क्या कहेंगे? लॉरेंज बल। तो एफ ई का मतलब बल, एफ का बल, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक। इस पर विद्युत बल लगे या विद्युतीय तीव्रता लगे तो इसे यूज करते हैं। F इक्वल टू एफ एम का मतलब क्या होगा? मैग्नेट। ये विद्युतीय तीव्रता और ये मैग्नेट, तो दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा? एफ ई का सूत्र होता है क्यू ई वेक्टर प्लस में क्यू भी वेक्टर बी वेक्टर, एफ एम का सूत्र होता है। तो इसमें से जब क्यू कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? देखिए, सिर्फ वेक्टर ई बचेगा प्लस बी भी और भी वेक्टर बचेगा, तो यहीं इसमें बचेगा। तो यहीं इसका सूत्र हो गया वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। इसका महत्वपूर्ण सूत्र है, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है और ये 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलेनॉइड या परिनालिका। देखिए ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए जब लिखेंगे, जब किसी बेलनाकार नलिका पर तांबे के तार को लपटा जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उस व्यवस्था क्या कहेंगे? परिनालिका कहेंगे। देखिए जो बेलनाकार नलिका है, जब इस पर तांबे के तार को ऐसे लपटेंगे तो क्या कहेंगे? इसे परिनालिका कहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लेंज का नियम लिखना है। बताइए लेंज का नियम क्या होगा? देखिए विद्युत धारा जिस कारण उत्पन्न होती है उसी कारण का विरोध करती है, तो उसे क्या कहेंगे? लेंज का नियम कहेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 41 नंबर स्वप्रेरण को लिखना है। देखिए स्वप्रेरण जो पूछेगा तो उसका परिभाषा लिखेंगे। जब किसी कुंडली से प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से उसी कुंडली में एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है तथा प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली में एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है, तो इस घटना को क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर, वह है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें लिखेंगे वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे संक्षेप में एसी भी कहते हैं। देखिए ये तार है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा या एसी ऐसे से चलती है, तार के ऊपर नीचे चलती है, और जो डीसी धारा होती है वो सीधा चलती है डायरेक्ट, इसे डीसी धारा कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंवर धाराएं। तो बताइए भंवर धाराएं क्या है? तो लिखेंगे इसमें, जब किसी चालक को परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या इसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युतवाहक बल प्रेरित होती है। तो यह विद्युतवाहक बल चालक के अंदर उत्पन्न होता है और इसके अंदर एक धारा प्रेरित होती है जिसके दिशा चालक के गति के विपरीत होती है। इसे क्या कहेंगे? भंवर धाराएं कहेंगे। इसको याद करना, नहीं तो समझाने लगेंगे तो बड़े लंबे वीडियो बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडुलन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मांडुलन। तो लिखेंगे इसमें, सौर और द्विदिशीय संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक
भेजने के लिए रेडियो तरंग की आवश्यकता होती है, ये सब लोग जानते हैं। रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण को माड्यूलन कहते हैं। तो देखिए, रेडियो तरंग पर किसी सूचना को अध्यारोपण क्या कहेंगे? माड्यूलन कहेंगे। बहुत ही शॉर्ट था। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आयाम माड्यूलन, दूसरा है आवृत्ति माड्यूलन, तीसरा है काला माड्यूलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, लिखेंगे इसमें किसी चुंबक के द्विध्रुव तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं, अर्थात M=P है। देखिए, कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है, उनके बीच दूरी a है। तो क्या है? द्विध्रुव तथा उनके बीच की दूरी, ये द्विध्रुव है P और इनकी बीच की दूरी क्या है? a है। तो इनके गुणनफल को क्या कहेंगे? गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह था कि ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग तैयार कर लिए होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हाँ, तो जो लोग अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जय हिंद, वंदे मातरम।